सामिया सलीम तालिबा से लेकर सामिया सलीम ASP तक का सफ़र ज़रा मुख्तसरन हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए। ब्यूरोक्रेसी का ना अंदाज़ा भी नहीं था कि होती क्या है, लेकिन मैंने कहा ये मैम कह रही है ना तो कुछ तो है। आप क्या समझती हैं कि एकेडमीज का कितना जो प्राइवेट एकेडमीज है इनका रोल है एक बच्चे को CSS के लिए सिलेक्शन कराने में? जो सेल्फ स्टडी होते हैं ना, आप खुद बैठ के एक गाइडेंस आपको मिल गई, आप रिसर्च करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं और चीज़ों को खुद फिर नोट्स बनाते हैं, वो किसी और ने आपका नहीं करना। वो जितना भी कोई टीचर वो आपको बता सकते हैं कि ये टॉपिक है, इसमें ये करना है। आपकी सिलेक्शन माशाल्लाह पुलिस ग्रुप में हुई है ना, तो ये बाय चॉइस आपकी हुई है या बाय चांस? जब मैं 7th सेमेस्टर में थी तो मैंने सोच लिया था कि मैंने MPhil नहीं करना है, मैंने PhD भी नहीं करनी है और मैंने CSS करना है। ठीक। जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका जो कम्बिनेशन बनाना है वो भी तो एक मुश्किल मरहला होता है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट की खसूसी सीरीज़ उम्मीद बहार के साथ मैं हूं मेज़बान और प्रोड्यूसर सज्जाद परवेज़। सामईन नाज़रीन, आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, जब उनको मैंने दावत दी इस वीडियो पॉडकास्ट के लिए तो मुझे अल्लामा इकबाल का शेर याद आया। इकबाल ने क्या खूब कहा था कि ज़रा नम हो ये तो मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। हमारा नौजवान, हमारा मुस्तक़बिल, हमारी उम्मीद का इस्तारा है। और आज हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के इलाके मुल्तान से है और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान में जो सबसे अहम मुकाबले का इम्तिहान जिसको CSS कहा जाता है वो क्वालिफाई किया और फिर इनकी सिलेक्शन हुई पुलिस ग्रुप में। मज़ीद तफसीलात हम इन्हीं से पूछेंगे। सामने आपको रेडियो पाकिस्तान वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको रेडियो पाकिस्तान के वीडियो पॉडकास्ट स्टूडियो में आने, क्योंकि अब आप हमारे सामीन के साथ साथ नाजरीन से भी गुफ्तगू कर पाएंगी? ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अब ये जितना सोशल मीडिया का दौर है तो लोग ऑडियो के साथ साथ वीडियो जब देखते तो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है और उसी से ज़्यादा जो है वो लोग इंटरेक्ट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल तो जो भी आपके अचीवमेंट हो या मैसेज हो वो ऐसे वीडियो एक क्लिक पे ही वायरल हो जाता है। हाँ जी। तो आप मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हमारा वो शहर है और आपने हाल ही में CSS किया, पुलिस ग्रुप में आपकी सिलेक्शन हुई, हमारी तरफ से मुबारकबाद कबूल कीजिए। सामिया सलीम तालिबा से लेकर सामिया सलीम ASP तक का सफ़र ज़रा मुख्तसरन हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए। मेरा ताल्लुक़ जो है वो मुल्तान की एक बस्ती से है जिसका नाम बस्ती 9 है, नवाबपुर रोड। ठीक। तो ये मुल्तान की जो 4 तहसील है उसमें से तहसील सदर में है ये बस्ती 9। तो उधर से मेरा ताल्लुक़ है और उधर अब्बू जो है मेरे वो ड्राइवर की जॉब करते हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में। ठीक। तो उनका जो ताल्लुक़ है, एक हमारी जो सोसाइटी है वो तो उधर तो वैसे ही है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों का काम है बस घर में बैठे रह। लेकिन मैं पढ़ने में भी तेज़ थी तो फिर अब्बू का ताल्लुक़ जो है वो एक पढ़े लिखे अदारे से था, तो उनको था जी, तो उनको बड़ा शौक था कि मेरे बच्चे पढ़ें। तो पहले तो मैं गली के एक स्कूल में पढ़ती रही, उधर मैं पोजीशन वगैरह लेती थी। तो जब एकदम मतलब मैं 4th क्लास में थी तो उन्होंने मुझे 6 में प्रमोट कर दिया। अच्छा, जंप लगा दिया 2 क्लासेस का। मैं पढ़ाई में तेज थी तो मैं आगे आगे पढ़ती थी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची जो है ना ये ज़हीन है, इसको 5th मिस कराएं, इसको 6 में करवा दें। तो तब उनको ना एक पक्का हो गया कि अब इसको ना डॉक्टर बनाना है वालिदैन को। तो हम फिर वहाँ से शिफ्ट हो गए बस्ती 9 से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के कॉलोनी में। उधर अब्बू को क्वार्टर मिल गया, तो वो एक हमें बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिला और वहाँ पे फिर मैं यूनिवर्सिटी के स्कूल में मेरा एडमिशन हो गया, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल में। वहाँ मैंने पढ़ा, उधर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। मैंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना और ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ज़बरदस्त। तो तब मुझे हुआ कि मेरे अंदर मतलब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी। फिर जब मैं 8th क्लास में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए तो मेरा ना बैनर लगा यूनिवर्सिटी में। तो वो ऐसे बस से हम खुद, जब मेरा 9th में फिर एडमिशन हुआ मुल्तान के प्राइवेट स्कूल में, अब्बू ने एडमिशन ले दिया। तो तब मैंने देखना कि वो मेरा नाम का लगा ना, तो मैंने कहा ये तो मतलब मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। और अम्मी अब्बू को तो पक्का था कि डॉक्टर बनेगी, कॉन्फिडेंस आ गया आप में। उनको था कि ये बच्ची जो है ना ये कुछ करेगी। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरा मैट्रिक अच्छे नंबर से हुआ, 92% मार्क्स थे। देन FSC मेरा स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो गया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान में। तो तब मेरे बस वो 20 रुपये फ़ीस होती थी, वो भी मुझे बड़ा खुशी होती थी कि पंजाब कॉलेज में मेरा हो गया और 20 रुपये मेरी फ़ीस है। लेकिन ये है कि तब मैंने बड़ी मेहनत की, मैं
सिर्फ मेरा फोकस पढ़ाई पर था, लेकिन मेरा फिर भी मेडिकल में एडमिशन ना हुआ। ओके। वो एक पॉइंट था, मुझे टर्निंग लगा, पॉइंट इन योर लाइफ। हाँ, मुझे लगा कि अब तो जी मेडिकल और क्योंकि हमारी सोसाइटी में मेडिकल या डॉक्टर या इंजीनियर, बिल्कुल, तो वो नहीं हुआ। साथ वाली जो मेरी थी वो सब प्राइवेट एडमिशन्स हो गए, तो मुझे लगा कि मैंने कहा पढ़ाई छोड़ देती हूँ, मेरा क्या फ़ायदा, अब तो मेरा भी वैसे ही है कि आम पढ़ो। डिसार्ट हो गई आप? हाँ, डिसार्ट हो गई थी, और इतना तो अब्बू के भी मैं वसाइल देखती थी कि मेडिकल प्राइवेट नहीं मेरा हो सकता। लेकिन फिर उस टाइम मेरी जो मैम थी, उन्होंने, एक मैम फारिया जो उर्दू पढ़ाती हैं पंजाब कॉलेज मुल्तान में, और मैम नरगिस उन मुताला पाकिस्तान पढ़ाते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था आप ना ब्यूरोक्रेसी में आ जाना। वाह। तो तब मुझे ब्यूरोक्रेसी का ना अंदाज़ा भी नहीं था कि होती क्या है, लेकिन मैंने कहा ये मैम कह रही है ना तो कुछ तो है, वो कहती थी। और दूसरी मेरी मैम ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को हर एक मकसद के लिए बनाया है, तो आपसे अल्लाह ताला ने जो काम लेना है ना सामिया, आपको अल्लाह ताला ने वहीं तक ले जाना है। बिल्कुल ठीक। तो वो मेरी चीज़ दिमाग में बैठ गई, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर मुझे हुआ कि मेरे तो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, इस्लामाबाद, लाहौर। वो फिर एक हो गया जी, बेटियों को नहीं भेजना, अम्मी को था नहीं यहीं पढ़ो। कितने बहन भाई हैं आप? हम 5 बहन भाई हैं। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, मेरा नंबर जो है वो 3रा है। मुझसे बड़े एक भाई और बहन है, और फिर मुझसे छोटे। उनको भी इतना ही शौक था घर में पढ़ाई का? बड़े भाई पढ़े, उन्होंने एमफिल केमिस्ट्री की है। तो जब मेरे भाई पढ़े हैं तो वो भी हमारी फैमिली में, और वो लड़कों में पहले थे जो पढ़े। फिर भाई को देखो, बहन की शादी जल्दी हो गई थी बीए करने के बाद, तो फिर मेरा था, तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। वो फिर भाई को भी शौक था कि डॉक्टर बनाए, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने जब कहा ना कि CSS करना है, तो फिर उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। तो अब छोटे बहन भाइयों को, वो छोटी बहन मेरी एमफिल कर रही है इन्वायरमेंटल साइंस में, और जो छोटा भाई है उसने भी FSC किया, लेकिन उनको भी अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने भी इसी लाइन में आना है। अब आप उनका रोल मॉडल बन गई हैं। जी जी। तो मास्टर्स किस में किया सब्जेक्ट में आपने? फिर CSS की तैयारी किस तरह की आपने? मैंने बैचलर्स मेरा है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फ्रॉम बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो उसके बाद जब मैं 7th सेमेस्टर में थी तो मैंने सोच लिया था कि मैंने MPhil नहीं करना है, मैंने PhD भी नहीं करनी है, और मैंने CSS करना है। तो फिर मैं नेट पर देखती थी कि आगे किस तरह, तो फिर मैं तैयारी शुरू की, और मैं लाहौर आई तैयारी करने के लिए। तो बस इसी तरह मेरी CSS की जर्नी स्टार्ट हो गई। आप लाहौर आई ना जी? आपका ताल्लुक मुल्तान से, जनूबी पंजाब, हमने जैसे बताया अभी, मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, रहीम यार खान, वहाँ एकेडमीज नहीं है, और ट्रेंड ये है कि अगर आपने CSS या PMS करना है तो आप एकेडमी का रुख करें। आप क्या समझती हैं कि क्या एकेडमीज का, कितना जो प्राइवेट एकेडमीज है इनका रोल है एक बच्चे को CSS के लिए सिलेक्शन कराने में? मेहनत जो है ना वो सारी बच्चे की है। ठीक है। एक आपको गाइडेंस चाहिए होती है, उसके लिए आप शुरू में एकेडमी या कोई एक मेंटर रख लें। जैसे जब मैं लाहौर आई थी, और तब मैंने इधर सर सैयद तैमूर बुखारी हैं, उनसे मैंने मेंटोरशिप ली थी। मैंने वो पूरा जो इनरोल होते हैं, मैंने वो नहीं इनरोल हुई थी। मैंने उनसे इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट है कि आप 2 पेपर होते हैं तो वो पास हो जाएं तो बाकी CSS फिर आसान लगता है, और इसमें है ही इंग्लिश। तो उसके लिए मैंने गाइडेंस ली थी, सर ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। फिर दूसरा, एकेडमी के लिए आपको ये होता है एक गाइडेंस, और दूसरा आप थोड़ी रिटन प्रैक्टिस कर लें। तो वो एकेडमी उसके लिए करें, लेकिन एकेडमी के साथ जब आप गाइडेंस ले लेते हैं ना, आप सेल्फ स्टडी करें। जो सेल्फ स्टडी होते हैं ना, आप खुद बैठ के एक गाइडेंस आपको मिल गई, आप रिसर्च करते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और चीज़ों को खुद फिर नोट्स बनाते हैं। वो किसी और ने आपका नहीं करना। वो जितना भी कोई टीचर, वो आपको बता सकते हैं कि ये टॉपिक इसमें ये करना है, ठीक है, बाकी सारी आपकी अपनी एफर्ट होती है। फिर एक और बड़ा मसला होता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि जो आपने सिलेक्शन करनी है, स्पेशली जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जी, उनका जो कम्बिनेशन बनाना है, वो भी तो एक मुश्किल मरहला होता है जी। उसमें ये है कि आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 ऑप्शनल होते हैं, और उसके लिए जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनमें से हर ग्रुप में से आपने एक लेना होता है। ये भी तो एक आर्ट है ना जी। तो उसमें आपने जो है सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लग रहा है। एक तो ट्रेंडिंग स्कोर देखते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग स्कोर जो है उससे ज़्यादा मैं कहती हूँ आपका अपना इंटरेस्ट है कि आपको जो लगे कि मैं ये सब्जेक्ट कर सकती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके मुताबिक आपको चूज़ करने चाहिए। और दूसरा जो है फिर आप पास्ट पेपर देखें, 2016 के बाद के ना पास्ट पेपर। आपने कितने पेपर देखे थे पास्ट? मैंने 2016 के बाद के इंग्लिश के तो मैंने देखे थे 1970 से लेके
वो प्रेस ही हम करते हैं ना प्रैक्टिस के लिए। और एक जो खास तौर पे ऐसे जो होता है वो बड़ा एक टेक्निकल है, उसके भी फिर पास्ट पेपर से आप डायमेंशंस निकाल लेते हो कि क्या क्या। लेकिन 2016 में ना इनका सिलेबस रिवाइज हुआ था, नए सब्जेक्ट्स कुछ ऐड हुए थे, तो जो ऑप्शनल है ना उसको आप 2016 के बाद आप देखें कि पेपर बाकी कि आपने किस तरह करने हैं। तो उसके लिए यही है कि आप देखें, आप अपना इंटरेस्ट देखें, उसके देखें कि आपको पेपर की समझ आ रही है, फिर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो एग्ज़ाम है CSS का, ये पूरी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, इसमें कहते हैं कि आर्ट है, टेक्निक है, 25% नॉलेज है, 75% टेक्निक है। सही है बात ये? ऐसे ही है। आप जितना फार्मूला क्या है वो? स्मार्ट वर्क जितना करते हैं ना उतना आप कामयाब होते हैं। ड्रेसिंग में नहीं उसमें आप पेपर लिखने में। अच्छा। आपका एक जो टॉपिक है उस टॉपिक को आपने अगर 10 किताबों से पढ़ लें, आपको लिखना नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक। तो उसके लिए यही है कि आपने अपना ना दिमाग खोलना है। जितना आप स्कोप अपने दिमाग का जितना ब्रॉड करते जाएंगे ना, एक आपको लिमिट नहीं करना है खुद को। जो एक टॉपिक है उसको पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ती थी? आपके रूटीन क्या थी? मेरी रूटीन, कुछ लोगों ने कहते हैं जी हम 20 घंटे या 18 घंटे। मेरा ये होता था, मैंने टारगेट सेट किया होता था कि अगर मैंने 10 दिन में एक सब्जेक्ट खत्म करना है ना, तो चाहे मैं सुबह 8 से बैठी हूँ रात 2 हो गए ना, सही, तो फिर खाने पीने का होश हो ना हो वो कम करना है। और एक दिन अगर पढ़ने का है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। जिस दिन नहीं दिल होता था, कुछ होता है ना आपके पास, डिप्रेशन एंजाइटी बहुत होती है इस फेज में, तो अगर नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है तो फिर उस दिन आप आराम करें, सुकून करें, सो जाएं, घूमने चले जाएं, शॉपिंग कर लें, जिस चीज़ में आपका वो फिर आपका ना दिमाग ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अच्छा, दिमाग के लिए कोई बादाम का भी वालदा साहब ने कोई खिलाती थी, बादाम पिस्ते मेवे? या अम्मी, मैं हॉस्टल में रहती थी तो अम्मी भेजती थी बना के, तो वो पता नहीं क्या क्या बना के ये खाया करो। बहुत कम खाती थी वैसे ही डब्बा पड़ा रहता था। लेकिन ये है कि खाने चाहिए। क्या चीज़ खानी चाहिए? क्योंकि मेरी आईसाइट फिर कमजोर हो गई थी, नहीं खाती थी। बादाम खाने चाहिए, उससे आपकी मेमोरी तेज होती है। जी, तो फिर माशाल्लाह बादाम आपने खूब खाए? जी, जितने हो सके उतने खाए। आपने भी, हम बात कर रहे थे सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या थे? आपने किस तरह इनको चूज किया? सर मेरे जो ऑप्शनल्स थे वो थे पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ USA, एनवायरमेंटल साइंस एंड पंजाबी। ठीक। पंजाबी में तो कहते हैं बड़े नंबर आते हैं। जी, मेरे भी 82 आ गए। अरे वाह लेकिन पंजाबी में अगर आपने बहुत ज्यादा शेर और उसका एक तरीका जो होता है ना उसका, उससे अटेम्प्ट किया जाए तो फिर नंबर काफी आ जाते हैं। बाकी ये है कि मैंने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, मुझे क्रिमिनोलॉजी में इंटरेस्ट था तो मैंने उसको ऑप्ट किया। एनवायरमेंटल मेरा अपना था, डिग्री से साइंस से रिलेटेड था। फिर मुझे हिस्ट्री में हुआ था कि कौन सी चूज करूं, यूरोपियन होती है और उसके अलावा ब्रिटिश, इंडो पाकिस्तान। तो फिर मैंने अमेरिका का चूज़ किया कि हिस्ट्री ऑफ USA कर लूँ, क्योंकि वो करंट अफेयर बाकी सारा तो। और इसका पेपर भी इस दफ़ा हिट हो गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अच्छी एलोकेशन हो गई है। हिट से क्या मुराद है? हिट ये है कि हर साल जो है ना वो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट, बच्चे जब ज़्यादा आ रहे होते हैं ना वो कुछ ना, वो पेपर या तो मुश्किल बनाते हैं या उसमें नंबर नहीं देते हैं। अच्छा। तो इस दफ़ा जो हिस्ट्री ऑफ USA का पेपर था वो बहुत डिफिकल्ट था। वो कहते हैं ना कि 14 तबक रोशन हो गए थे क्वेश्चन पेपर देख के। लेकिन ये था कि फिर जिन पास भी हुए हैं और कुछ लोग इसी एक पेपर की वजह से दौड़ से बाहर हो गए, फेल हो। अच्छा, आप तो माशाल्लाह पास आउट होके सिलेक्शन आपकी हो चुकी है। मुख्तसरन पूरा प्रोसीजर किस तरह होता है ये? सर इसमें हर साल जो है पहले स्क्रीनिंग आती है, वो MPT होता है, 200 मार्क्स के MCQ होते हैं, उसमें 66 वाला पास होता है। ठीक है। तो वो एक टेस्ट होता है, वो हर साल होता है। फिर आप उसको क्लियर करते हो तो फिर आप रिटर्न के लिए अप्लाई करते हैं। तो रिटर्न में 12 पेपर होते हैं, 6 कंपल्सरी, 6 ऑप्शनल। वो हर साल फरवरी में जो है वो कंडक्ट होते हैं। उसके बाद फिर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है जिसमें आपका रिजल्ट आना होता है। फिर वो रिजल्ट आता है जब आपका रिटर्न क्वालिफायर्स में नाम आ जाता है, तो उसके बाद जो है वो फिर आपको बुलाते हैं। वो फिर एक प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर वो फेज़ वाइज चलता है। फिर उसमें आपका मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, रिटर्न भी, इंटरव्यू भी होता है और ग्रुप एक्टिविटीज़, देन आपका मेन इंटरव्यू होता है। ये सारा प्रोसेस है, उसके बाद रिजल्ट आता है। और जो आपकी सिलेक्शन माशाल्लाह पुलिस ग्रुप में हुई है ना, तो ये बाय चॉइस आपकी हुई है या बाय चांस हुई है, या जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपसे जब पसंद एलोकेशन जो रैंकिंग मांगी होगी तो उसमें आपने लिखा होगा? सर ये मेरी प्रेफरेंस थी
अच्छा। कि मैं पुलिस में जाऊं। मेरा शौक भी था और अब्बू का शौक था। और आपको पता है हमारे ये जो गांव वाले और इधर पुलिस का बड़ा एक है, तो वो मेरा जब उनको पता चला कि इसका रिटर्न भी पास है, सब कहते थे एसपी बन के आना है, फिर कोई एएसपी कहता था, मतलब पुलिस में आना है। तो फिर अब्बू का बड़ा शौक था, अम्मी का था कि चलो जो भी हो जाए, लेकिन मुझे भी फिर हुआ शौक। मेरी दोस्तें भी सब मुझे वो यही कहती थी कि पुलिस में आना। फिर मेरे टीचर जिन्होंने मुझसे प्रेफरेंस सेट करवाई थी, उन्होंने कहा था पुलिस में जाना, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनना। माशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने फिर वैसे ही, मुझे था कि मेरे कुछ सब्जेक्ट हिट हैं, 3 सब्जेक्ट थे, तो पुलिस के लिए आपको टॉप वाली चाहिए होती है, और इस दफ़ा फिर पुलिस की सीट्स ज़्यादा हुई। अच्छा। जब पुलिस की सीट्स ज़्यादा हुई ना, तब मैंने कहा अपने अब्बू को भी अम्मी को, मैंने कहा ये जो पुलिस की सीट्स इस दफ़ा बढ़ी है ना, ये मेरी सिलेक्शन पुलिस में पक्की है। वाह, जबरदस्त। फिर वो मेरा 61 मेरिट नंबर है और मेरा जो है पुलिस में ही हो गया। तो आपकी सिलेक्शन होगी, क्या एम है आपका पुलिस में? तो अमूमन कंसेप्ट, वैसे अब तो माशाल्लाह ख़वातीन काफ़ी पुलिस सर्विस में आ रही हैं, तो इस साल कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, कितने पास आउट हुए? सर रिटर्न में जो है वो 13,000 प्लस अपेयर हुए हैं, उसमें से 401 पास हुए थे। उन 401 में से 386 वो हैं जिनका रिटर्न और इंटरव्यू पास है, और फाइनल एलोकेशन सिर्फ 210 लोगों की हुई है। और आप उनमें शामिल हैं माशाल्लाह। हाँ जी, मेरा 61 नंबर। अब आगे फ्यूचर ट्रेनिंग होनी है आपकी? जी, अभी 9 महीने की कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम वो होगी लाहौर में। फिर मेरी नेशनल पुलिस एकेडमी में जो है बस जो हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी वो होगी 15 मंथ्स की है। अच्छा, अब सामिया सोशल मीडिया का दौर है ना जी, और जो भी अच्छा काम करता है वो फौरन वायरल हो जाता है, और आजकल हम देख रहे हैं कि खासतौर पे पुलिस के जो एक ट्रेंड आया कि ऑफिसर्स हैं वो जो एक टर्म यूज़ होती है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें अपना बड़ा रोल अदा कर रही हैं। तो पुलिस में अब आप माशाल्लाह, अब तो खुद आप इस फोर्स का हिस्सा बन गई हैं, तो आपके कोई रोल मॉडल आपके जहन में कि आपने उनके फुटस्टेप फॉलो करना है, अपनी शनाख्त बनानी है? सर आजकल तो मिस शहर बानो नकवी हैं, तो मैं इंटरव्यू दे चुकी थी जब उनका आया ना, तो मेरी फ्रेंड जो है उन्होंने मुझे कहा कि तुमने ना इस तरह बनना है, इस तरह दबंग, और देखो कैसे उन्होंने। तो वहाँ से मुझे हुआ, फिर मैं जब मेरी मुलाकात भी हुई उनसे, तो मैंने कहा मुझे सब कहते थे कि आपने पुलिस में जाके ना इन जैसा बनना। तो उनका बड़ा एक पॉजिटिव है, वो बड़ा उनका एक दबंग सा स्टाइल है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाकी ये है कि पुलिस में मुझे एक जो शौक हुआ था ना पुलिस का, मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी थी, तो उस टाइम मुझे हुआ था कि औरतों के लिए जो है ना वो बेस्ट डिपार्टमेंट ये है कि अपने एक तो वुमेन एम्पावरमेंट, हम तो समझते हैं कि डॉक्टर्स या टीचिंग खवातीन के लिए कंसेप्ट तो पहले ये था, लेकिन ये जो सही वाली ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है ना, वो इसी तरह है कि आप इन डिपार्टमेंट्स में आए और फिर एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करें कि हम औरतें भी मर्दों से पीछे नहीं है। हम उनके मतलब आपको इस फील्ड में आप औरत या मर्द का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है, बिल्कुल आपको एक पुलिस ऑफिसर की तरह काम करना है, और आप अपना बेस्ट, आप इसमें जो है आपका हर लेवल के बंदे के साथ ना कांटेक्ट होना है, और आप इन टच रहते हो, और फिर आपको जब लोगों की प्रॉब्लम सुनते हो ना उनको सॉल्व करना, और ये एक सदका जारिया वाला फील्ड भी है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मुझे शुरू से ये था कि अल्लाह ताला मुझे वो फील्ड दी है कि जिसमें लोगों की मैं मदद कर सकूँ। अब अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो इंशाल्लाह मेरा यही है कि एक पॉजिटिव इमेज जिसमें लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके और औरतों के लिए कुछ हो सके। तो बच्चों के लिए फिल्म देखती हैं? बहुत कम। फिल्मों में भी चूंकि पुलिस का एक बड़ा वो रोल होता है ना, एक आइकॉन होता है पुलिस ऑफिसर, इंस्पेक्टर, तो चूंकि आप कहते हैं दबंग रोल होता है, तो मैंने कहा हॉबीज क्या है आपकी? हॉबीज में मेरी एक तो मैं डायरी राइटिंग करती थी। अच्छा जी, वो मेरी कब से कर रही हैं? 7th क्लास से। कितनी डायरियां जमा हो गई? काफी सारी हैं। अच्छा। उसके बाद फिर मैं बैडमिंटन खेलना, मेरी हॉबीज में ये एक्सरसाइज, वॉक वगैरह, ये मुझे बड़ा होता है कि फिट रहे, और ये है। उसके बाद आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कुकिंग मैं करती हूँ। क्या अच्छा पकाती हैं? सब। और खाती में? खाती कम हूँ, कुकिंग मेरी अच्छी है। वो मुझे इंटरव्यू मेरा जब फाइनल था तो उनमें भी तनवीर कुरैशी साहब थे, उन्होंने कहा एक फीमेल है उसके लिए कुकिंग क्या हॉबी है? मैंने कहा सर मैं पढ़ती हूँ, तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं तब करती हूँ, तो इसलिए ये मेरी हॉबी है। तो कहते चले ठीक है। तो बाकी वो कहते हैं ना मर्द की हो तो फिर तो हॉबी है, लेकिन मैं फ्री टाइम में मैं एंजॉय करती हूँ कुकिंग करना। जबरदस्त। कोई आखिरी बात जो आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर से कहना चाहें? मेरी जो आखिरी बात है वो मेरा यही मैसेज है, जैसे वो इकबाल का शेर है कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। वाह। खुदा अगर दिल फितरते शनास दे तुझको,
सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन, ऐसे हालात हैं, ये सब बहाना है। आप अगर आपके अंदर विल पावर है ना कि आपने करना है कुछ, तो आप उस अज़म को लेके चलें, अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करते हैं। आपको बस डिटरमिनेंट रहना है, उससे एक गोल सेट कर लें, उस पर फोकस रह के आप जब अल्लाह ताला की मदद के साथ अपनी फुल एफर्ट पुट करते हैं तो अल्लाह ताला ज़रूर मेहनत का फल देते हैं। अल्लाह ताला मेहनत कभी किसी की रायगा नहीं जाने देते। तो अपनी वीकनेस जो है उसको स्ट्रेंथ्स बना लें, तो फिर कामयाबी कामयाबी है। जिस तरह आप माशाल्लाह आज आइकन बन के बैठी हैं। सामने नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह सामिया बात कर रही हैं मैं भी यही बात करना चाहूँगा। बल्कि इत्तेफाक की बात है कि जब आज हमने अपने वीडियो पॉडकास्ट का आगाज़ किया तो मैंने भी एक अल्लामा इकबाल के एक मिसरे से किया और इख्तिताम भी सामिया ने अल्लामा इकबाल ही की कलाम से किया है। बात सारी ये है कि ख़ास तौर पे मैं मुखातिब हूँ उन वालिदैन से कि अपने बच्चों को ख़ास तौर पे उन पे तवज्जो दें और जो उनका ट्रेंड हो, जहाँ उनका एप्टीट्यूड हो, उस तरफ उनको पढ़ने की तरफ लगाएं, अपनी मर्जी ना थोपें। और ज़िंदगी के किसी शोबे में भी आप काम करें, यकीन जानिए अल्लाह ताला, जिस तरह उन्होंने खुद कहा कि अल्लाह ताला की मदद हो, अल्लाह ताला पे यकीन रखिए तो अल्लाह ताला भी हमेशा एक अच्छा इनाम देता है। जिस तरह सामे ने बताया कि इनके वालिद बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं बतौर ड्राइवर, और अब आप देखिए कि तालीमी इदारे से मुंसलिक थे तो घर में भी तालीमी माहौल मिला और ये आज इन्होंने अपना फैमिली का, अपने इलाके का, बल्कि जिस तरह आप बता रही थी कि आप वहाँ से पहली खातून पुलिस ऑफिसर माशाल्लाह सेलेक्ट हो रही हैं। तो मेहनत और कामयाबी और जहानत जो है हमेशा फल देती है, क्योंकि कामयाबी और जहानत किसी की मिरास नहीं होती। खुश रहिए। सामिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, इसके साथ ही मुझे सज्जाद परवेज़ को आज के इस वीडियो पॉडकास्ट की खसूसी सीरीज़ उम्मीद बहार से इजाज़त दीजिए। इस वीडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स थे गुलाम हैदर, सुनैरा खालिद और इंजीनियर थे मोहम्मद आमिर चांद, और मुझे सज्जाद परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।